भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। ये एक ऐसा मंच है जहां खुलते हैं भारतीय संस्कृति के अनमोल खजाने के द्वार। विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है भारत। आप सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति इसके प्राण है। हमारा उद्देश्य है कि इस साप्ताहिक प्रस्तुति के जरिए हम उन अनसुनी कहानियों को आप तक पहुंचाएं जो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, आज के एपिसोड की झलकियों के साथ। आईजीएनसीए ने शिक्षक दिवस के अवसर पर समावर्तन समारोह का आयोजन किया। The principal range in the district is Rajmahal Hills, which rise abruptly to some 1000 to 2000 feet. रियाज जो होता है वो उद्दिष्ट प्राप्ति के लिए होता है। ताशिदिंग गांव जो रंगीत और रोथुंग नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। झलकियों ने तो आपको संकेत दे ही दिया होगा कि आज के एपिसोड में आपके लिए हम क्या खास लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक सुर्खियां से। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि बीते दिनों आईजीएनसीए और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। तो आइए देखते हैं क्या है आज की सुर्खियां। आईजीएनसी के संरक्षण और अभिलेखागार विभाग ने तीसरे आनंद केंटिश कुमार स्वामी स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान का विषय था कुमार स्वामी के निबंध संग्रह आर्ट एंड स्वदेशी से द मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग और शांति निकेतन में दृश्य अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में भित्ति चित्र दोनों के बीच अंतर संबंधों की संभावनाओं की खोज। इस अवसर पर प्रोफेसर पारुल दवे मुखर्जी द्वारा दिए गए द्वितीय आनंद केंटिश कुमार स्वामी स्मारक व्याख्यान के मोनोग्राफ का विमोचन भी किया गया। विषय पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर संजोय कुमार मलिक ने कहा, Professor R. Shivakumar, once my teacher during undergraduate studies and later a senior colleague when I was inducted into the Department of Art History in Kalabhavan, drew my attention to Kumar Swami's essay titled The Modern School of Indian Painting, and that it is commonly viewed as his critical observation of the then current visual practice in Bengal. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ 4 सितंबर को किया गया। ये आयोजन 18 सितंबर तक चलेगा। आयोजन के उद्घाटन सत्र में सभी सदस्यों से हिंदी में कार्य करने का आह्वान किया गया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक ने कहा कि हम एक देश का निर्माण बिना एक भाषा के कैसे कर सकते हैं। वहीं केंद्र की निदेशक प्रशासन डॉक्टर प्रियंका मिश्रा ने हिंदी के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की। हिंदी के प्रति सम्मान जरूर रखें। भाषा जो आपको कंफर्टेबल होती है बोलना है ठीक है, बट सम्मान ज़रूर रखें क्योंकि हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है। तो एक हर तरह से ये बनता है कि हम जब मौका मिले इसकी तरफ अपना सम्मान ज़रूर व्यक्त करें। इस अवसर पर आईजीएनसी के राजभाषा निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार ने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। आईजीएनसी द्वारा श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी के कार्यों के प्रलेखन और संकलन से जुड़े कार्यक्रम गांधीमय गुरुजी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुस्तक भारत गाथा
गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा की दृष्टि से के 3 अलग-अलग खंडों का लोकार्पण हुआ। इन 3 पुस्तकों में पहले खंड का शीर्षक भिक्षावृत्ति, दूसरे खंड का प्रौद्योगिकी और तीसरे खंड का घर एवं वास्तु है। पुस्तक लोकार्पण के साथ संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपने विचार साझा किए। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रखर चिंतक और विचारक सुरेश जी सोनी का संबोधन आकर्षण का केंद्र रहा। जैसा कबीर का एक दोहा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। बस यही अंतर है। बहुत सी किताबें होंगे, रेफरेंसेस होंगे, बहुत सी टिप्पणियाँ होंगी, अनेकों विद्वत्तापूर्ण तर्क होंगे, लेकिन वो कागज की लिखी है और गुरुजी ने जो कहा है वो आँखन की देखी है। कार्यक्रम में आए अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार इस पर साझा किए। आईजीएनसीए ने शिक्षक दिवस के अवसर पर समावर्तन समारोह का आयोजन किया, जिसमें आईजीएनसीए के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 2023-24 सत्र के 200 से अधिक सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षा और कलाविद प्रोफेसर पुष्पेश पंद्र ने समावर्तन पर प्रकाश डाला। हम लोग जब हेरिटेज की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, तो अंग्रेजी में एक लेगेसी भी है, और जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं हम 2 चीज़ें भूल जाते हैं कि दुनिया के लिए ट्रेडिशन, परंपरा और आधुनिकता, इनमें एक द्वंद्व है, एक डायलेक्टिक है। मगर भारतीय परंपरा में परंपरा जीवाश्म वाली वो प्राग ऐतिहासिक चीज़ नहीं है जो मर गई है। हमारी परंपरा जीवंत है। कलाविद और आईजीएनसीए के ट्रस्टी प्रोफेसर भरत गुप्त ने भी अपने विचार इस पर साझा किए। तो ये इतने सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं कि जहाँ किस तरह से एक पुस्तक को जीवित रखना है, एक पेंटिंग को जीवित रखना है, ये कला का एक वो प्रैक्टिकल अभिन्न अंग है जो जब व्यापक रूप से जाएगा, व्यापक रूप से विश्वविद्यालयों में जाएगा। आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि शिक्षा की परिपूर्ति के बाद होने वाला समावर्तन भारतीय परंपरा के 16 संस्कारों में से एक है। दरअसल जब हम 16 संस्कारों पर अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि 16 संस्कारों में एक अध्ययन समावर्तन भी है। ये संस्कार दरअसल वो संस्कार है जब विद्यार्थी की पूरी शिक्षा हो जाती है और गुरु जो है विद्यार्थी को फिर से समाज में कार्य करने के लिए सौंपते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम समाज कार्य के लिए उपयोगी हो गए हो, और वो उस विद्यार्थी के पालकों की उपस्थिति में उसे समाज को सौंपते हैं। साप्ताहिक सुर्खियों के बाद अब रुख करते हैं अगले सेगमेंट का। संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। तानपुरा, वायलिन, गिटार, वीणा, सितार, सरोद, सारंगी, पियानो, हारमोनियम, अकॉर्डियन, बांसुरी, ये सारे वाद्य यंत्र मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन वाद्य यंत्रों के बिना हम संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते। पियानो, अकॉर्डियन एक सुरीला और अनोखा वाद्य यंत्र है, और आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवा रहे हैं जो पियानो, अकॉर्डियन के लिए दुनिया भर में प्रख्यात हैं। जरा गैस कीजिए हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पियानो अकॉर्डियन प्लेयर और संगीतकार एनॉक डेनियल्स की, जिन्हें प्यार से डैनी भी कहते हैं। अपने संगीत के सफर में उनका रिश्ता तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा और लता मंगेशकर के साथ कई महान गायकों से जुड़ा। उन्होंने एस.डी. बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, खयाम जैसे महान संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध पियानो अकॉर्डियन प्लेयर एनॉक डेनियल्स को।
प्रस्तुति से आपको पता चल गया होगा कि एनॉक डेनियल्स उर्फ डैनी की इतनी ख्याति क्यों है। पुरानी फिल्मों में अकॉर्डियन पियानो का खूब इस्तेमाल किया गया है और इसी बहाने अब हम कुछ फिल्मों की भी बात कर लेते हैं। फिल्मों के माध्यम से हम अलग अलग संस्कृतियों से परिचित होते हैं। आपने कभी पहाड़िया जनजाति के बारे में सुना है? ये जनजाति मुख्य तौर से झारखंड के संथाल परगना संभाग में निवास करती है। पहाड़िया जनजाति को इस क्षेत्र का सबसे पुराना निवासी कहा जाता है। इस जनजाति का उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के साथ साथ चीनी यात्री हुएन त्सांग के यात्रा वृतांत में भी मिलता है। पहाड़िया जनजाति के लोग शिकार अभियानों पर जाते हैं, साझा खेती करते हैं और मिट्टी के घरों में रहते हैं। वो हर्बल चिकित्सा का अभ्यास भी करते हैं। तो आज के सिने सर्कल सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं इसी पहाड़िया जनजाति के जीवन और संस्कृति पर बेस्ड फिल्म द पहाड़ियास एन एंडेंजर्ड ट्राइब। आइए देखते हैं। The Paharias are usually confined their habitat in Daminico area of erstwhile Santal Pargana district, which is now divided into Dumka, Pakur, Sahibganj, Godda, Deoghar and Jamtara districts in Jharkhand state. The principal range in the district is Rajmahal Hills, which rise abruptly to some 1000 to 2000 feet on the southern bank of the river Ganga, where this tribe is settled. Daminico, a Persian word, means skirts of the hills. This land has been regarded by the British government as a reserve for the tribes of the district. The record reveals that the earliest inhabitants are Malay, Shaurya Pahadiya, who were found in the north of Rajmahal Hills, while Mal Pahadiya are found in the south and west of the Rajmahal Hill. Water is very precious for the Pahadiyas. Even today, they depend on the natural sources like streams for their water for drinking and other purposes. They walk miles to fetch water. Water is stored on a bamboo platform at a certain height from the ground to ensure that no animal could reach it. The Shaurya Pahadiyas often live in mud houses. The walls have painted flowers, foliage and peacocks, which is called pupu in Pahadiya language. Sometimes the cottages are made of wood. The roofs are made of tiles or kedo grass. The fences are made of kabro tulsi or brushwood of orhor or of split bamboo. The rooms are supported by pillars or poles with a main pillar at the center. Shindurdan, that is adorning the bride with vermilion, and Konnapon, that is bride price, are common practices in marriage. The traditional ornaments owned by Pahadiyas are no longer in vogue. In some villages, these are seen adorning the old generation women. The craftsmanship is also lost. The prestige attached to the traditional ornaments is also no longer there. After purification, a suitable day is fixed for naming the child. The mother's brother conducts this ceremony. In his presence, the child's father or any elderly male member of the family conduct it. During Maghi festival, Jahir-than, a shrine in the forest, is first worshipped and then the bamboo tree is worshipped within the village premises. Bamboo trees are worshipped as Gosain, that is God in some places. The priest is called Nado. It is followed by a festivity and reception of the guests by offering drinks. The first corn of Makai and Barbuti are offered to the Gosain. The priest called Devasi undergo a state of trance during this time. Pahadiyas are buried after death. The funeral rituals are performed afterwards, which is called Kaman. Some Pahadiyas invite the villagers a year after their near one's death. The feast is followed by song and dance, which is known as Bhoj dance.
Marriage proposals are given during this ritual. फिल्में सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें शिक्षित भी करती हैं। इस फिल्म को देखकर आपको ऐसा महसूस हुआ होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी कि भारत की धरती पर ऐसी अनूठी जनजाति भी निवास करती है। एक बार फिर बात कर लेते हैं वाद्य यंत्रों की। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशिष्ट स्थान है। तबला शास्त्रीय संगीत का अनिवार्य अंग है। तबले की संगत के बिना शास्त्रीय संगीत मुकम्मल ही नहीं होता। तबले की धाक न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में है। इसे वैश्विक पहचान दिलाने में पंडित शिव नारायण जोशी, उस्ताद शौकत हुसैन खान, उस्ताद अल्लाह रखा खान और उनके बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन समेत कई कलाकारों ने बहुमूल्य योगदान दिया। इन्हीं की परंपरा में आते हैं पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर। उनकी उंगलियों की थाप और अद्वितीय शैली ने सभी को मंत्रमुग्ध किया है। आज विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में हम आपको मिलवा रहे हैं पंडित सुरेश तलवलकर से। हम कुछ 2 शब्द पहले आपके कार्य के बारे में, आपकी शुरुआत कैसी हुई उसके बारे में सुनेंगे आपकी तरफ से, उसके बाद में फिर आगे की चर्चा करेंगे। जरूर जी। एक तो मेरे घर में संगीत रहा। मेरे पिताजी अच्छा पखावज बजाते थे, ऑर्गन बजाते थे, मगर बहुत सीखना अच्छा मिला नहीं था सीखने को, क्योंकि उस वक़्त हालात ऐसे थे कि उनको दूसरा काम। पूना में रहते थे? नहीं, बम्बई में। मैं भी बम्बई में बहुत साल रहा और मुझे 17 साल हो गए पूना में आके। जी। लेकिन उसके पहले मैं बॉम्बे में रहता था। अब तो मेरे फादर की तरफ से संगीत आ गया। उनके जो मामा थे उनका नाम रामकृष्ण बुआ ढोले, हरिभक्त परायण उनको कहते थे, कीर्तनकार थे। वो इतने बड़े कीर्तनकार थे तो उनका कीर्तन कम से कम 5 घंटे चलता था और खड़े रहकर 5 घंटे तानपुरा बजाना पड़ता था, खड़े रहकर। उसमें मेरे बड़े चाचा जी, पिताजी ये और उनकी सेवा करते थे। तो जो संगीत आ गया वहाँ से आ गया। तो मेरे से पिताजी ने अच्छे गुरु दिलवाए और मेरी शुरुआत पंडरनाथ नागेशकर जी से हो गई। वो बड़े मेरे गुरुजी बड़े महाविद्वान थे। उन्होंने 2-4 गुरुओं से तालीम ली थी और हमारे ऊपर बचपन में संस्कार किए। तो थ्रू आर्ट, मतलब आर्ट के माध्यम से जो पूरी एनर्जी होती है संगीत में, तो ये एनर्जी जो है वो हमारे नागेशकर गुरुजी ने दी बचपन में। रियाज और साधना में फर्क क्या है वो बाद में मालूम पड़ा। रियाज जो होता है वो उद्दिष्ट प्राप्ति के लिए होता है और साधना उद्दिष्ट के बगैर होती है। वाह। क्योंकि रियाज प्लस अहंकार एंड रियाज माइनस अहंकार, आंतरिक भाव, उसको साधना कहते हैं। कार्य में कोई ऊपर की कुर्ता पहनने वाली बात नहीं है। अच्छा। मैं आपको सच कहता हूँ। मतलब कोई अगर केरवा दादरा उनको वही लग्गी चाट सुना है परकशन में तो जल्दी दाल रोटी भी पकड़ सकता है, नाम भी हो सकता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं मास लेवल पे। हाँ, तो केवल वो मास लेवल पे अट्रैक्ट होने के लिए केवल वो काम करना कभी पसंद नहीं करता हूँ। मैं डीप लेवल पे जाना चाहता हूँ और मेरे शागिर्दों को भी लेकर जाना चाहता हूँ। वो डीप लेवल का मैं एहसास देने के बगैर मैं रहता नहीं हूँ, देता ही हूँ। इसलिए थोड़ी अगर देरी भी हो जाती है तो भी हर्ज नहीं है, लेकिन उसको सही रिकग्नाइजेशन, यही कोशिश रहती है। नहीं तो ऊपर का सिखाने में कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि हमारी संगीत की जो ताकत है वो ये 4 खंबे बताए ना, शास्त्र, तंत्र, कला, विद्या। हाँ, ये 4 खंबे हैं और शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, ये 4 लेवल पे वो पूरा संगीत को संभालना जा रहा है। ये पूरा म्यूजिक आप समझ लीजिए कि इसको 5-10 साल में कैसे समेट लेंगे। 10 साल तो सीखने में जाते हैं, 10 साल अध्ययन में जाते हैं, 10 साल उसके चिंतन में जाके अपनी संकल्पना करने में जाते हैं और 10 साल से शुरू करता है तो मतलब ऐसे ही 40 साल गए। तो 3 तब के बगैर म्यूजिक पे बात करनी नहीं चाहिए, पहले के लोगों ने कहा है। ताल योगी तलवलकर से मुलाकात के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ। इस खास सेगमेंट में हम आपको परिचित करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की लोक कला और वहां की परंपरा से, जो उसकी विशेष पहचान है। आप में से कई दर्शक ये जानते होंगे कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और देश के सभी गांव का दस्तावेजीकरण करना इस मिशन का उद्देश्य है, ताकि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोया जा सके। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं सिक्किम के गांव ताशीदिंग की यात्रा पर, जो एक बेहद अनूठा गांव है। ताशीदिंग। ताशीदिंग गांव जो रंगीत और रोथुंग नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध है। ग्रामीणों की स्थानीय भाषा नेपाली भाषा है। ये सिक्किम का सबसे पवित्र मठ है। थोंगवा रंगडोल चौटन के दर्शन मात्र से परिसर के अंदर एक चौटन उनके सभी पापों को शुद्ध करने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है कि मठ 1641 में बनाया गया था और ये एक रमणीय स्थान पर स्थित है, जो कई प्राचीन दिखने वाले सफेद घरों से घिरा हुआ है। सफेद रंग में लंबा प्रार्थना झंडे ताशीदिंग मठ के लिए सीढ़ी के रास्ते को पंक्तिबद्ध करते हैं। ताशीदिंग गोम्पा में विशेष रूप से दिलचस्प समारोह वार्षिक भूमचू उत्सव है। ये फरवरी मार्च में मनाया जाता है, जब एक तांबे का बर्तन घोम्पा के भिक्षुओं द्वारा खोला जाता है, जिसमें पवित्र जल होता है। ये एक पवित्र अनुष्ठान है जो आगामी वर्ष के लिए सिक्किम के भाग्य का खुलासा करता है। पानी का स्तर भिक्षुओं के निर्णय को निर्धारित करता है। त्योहारों के दौरान गांव का पारंपरिक भोजन जैसे सेल रोटी, गुंडरुक, किनीमा, मोमो और थुक्पा तैयार किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम इसे और बेहतर बना सकें, इसके लिए आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अपने सुझाव हमें भेजना मत भूलिए। हमारा ईमेल आईडी है ये। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA की इस विशेष प्रस्तुति संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।